ठीक है गाइस, सॉरी लास्ट टाइम क्वेश्चन बीच में से छूट गया वो। तो हमको जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हमको क्या दिया है, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन CGS system is 8 gram per centimeter cube in a system of unit in which unit of length is 5 centimeter। यानी नया सिस्टम है जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ है 5 सेंटीमीटर और यूनिट ऑफ मास न्यू सिस्टम में है 20 ग्राम। तो हमको बताना है कि इस नए सिस्टम में डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल कितनी रहेगी। अगर पुराने CGS सिस्टम में डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो नए मटेरियल में डेंसिटी कितनी रहेगी ये हमको कैलकुलेट करना है। ओके, तो फर्स्ट थिंग, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टाइम सबसे पहले क्वेश्चन को देख के हमें क्लिक होना चाहिए कि ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट का क्वेश्चन है। और क्योंकि बच्चों कन्वर्जन ऑफ यूनिट का क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए कि N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2 होता है। ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट का क्वेश्चन है, इसलिए ये फॉर्मूला हमको दिमाग में क्लिक होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट थिंग हमको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ओके, तो हमने फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर ली है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला जो हमें पता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो फॉर्मूला लिख लिया मास अपॉन वॉल्यूम। मास का अगर SI यूनिट देखेंगे तो kg होता है, राइट। और वॉल्यूम का SI यूनिट देखेंगे तो मीटर क्यूब होता है, ये हमें पता है। हमको क्या करना है, हमको लिख लेना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो kg यानी m⁻⁴। अगला आता है L, डिनोमिनेटर में है इसलिए L⁻⁻3। और टाइम के बारे में कुछ नहीं दिया है, यानी टाइम⁻0 होगा इसलिए उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। m⁻⁴ L⁻⁻3 या तो t⁻0 लिख लीजिए या मत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइम है ही नहीं, राइट। अब ये जो हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट का फॉर्मूला है, इसमें वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N2। सो इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेंगे। N2 इज इक्वल्स टू N1, ये हो जाएगा U1 डिवाइडेड बाय U2, दोनों डायमेंशंस। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए N1 का वैल्यू जो पुराने सिस्टम में दिया है वो दिया है 8, तो N1 की जगह आ जाएगा 8। U1 और U2 रेशियो में है यूनिट्स का, और हमको पता है डायमेंशन फॉर्मूले में 3 ब्रैकेट होते हैं, बट यहाँ पे 2 ही बनाएंगे हम। एक बनाएंगे मास के लिए, एक बनाएंगे लेंथ के लिए। टाइम क्योंकि ⁻0 था इसलिए उसका ब्रैकेट हम लोग नहीं बना रहे हैं। पहला वाला मास का, तो और यहाँ पे मुझे पता है m⁻1 है इसलिए मैं फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ⁻1 कर लूँगा। सेकेंड वाला ब्रैकेट लेंथ का है और यहाँ पे मुझे दिख रहा है L⁻⁻3, तो सेकेंड वाले ब्रैकेट को ⁻3 कर लिया हमने, ठीक है। ऊपर U1 है बच्चों, नीचे U2 है। अब देखो आगे U1, पुराने वाले सिस्टम में 1 मास जो था 1 ग्राम था। नए वाले सिस्टम में क्या बोल रहा है, नए वाले सिस्टम में बोल रहा है यूनिट ऑफ मास इज 20 ग्राम। एक यूनिट 20 ग्राम के बराबर है। GM या G कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि वो एनी हाउ कैंसिल होने वाला है। अगला वाला ब्रैकेट लेंथ का था। पुराने वाले सिस्टम में जो लेंथ दी है वो दी है 1 सेंटीमीटर होगी CGS यूनिट में, और नए वाले यूनिट में यूनिट ऑफ लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ मैं लिख लूँगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, यानी N2 का वैल्यू क्या आ गया हमारा 8। अब क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बची है इसलिए मैं कॉमन ब्रैकेट लिख रहा हूँ 1/20। अगले वाले में क्योंकि ⁻3 था तो मैं इसको +3 करके 5 को ऊपर ले जाऊँगा, यानी N2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 8/20 क्या हो जाएगा 2/5। तो इसको हमने लिख लिया 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब हमें पता है 125 होता है। दिस इज 5 × 1 5 × 25। नाउ 25 × 2 इज 50। देयरफॉर N2 की वैल्यू क्या आ गई 50 यूनिट्स। इसका मतलब क्या कि हमने ये जो नया सिस्टम डिज़ाइन किया है, इस नए सिस्टम में
डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल हो जाएगी जो कि पुराने सिस्टम में 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी, नए वाले सिस्टम में डेंसिटी हो जाएगी 50 यूनिट्स। आ गया बच्चों समझ में? क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट का क्वेश्चन है। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी है, उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेना है। फिर जो हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट का फार्मूला लिखा है उसमें n2 इक्वल्स टू n1 इंटू u1 अपॉन u2 हो गया। 3 ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे 2 ब्रैकेट इसलिए बनाए क्योंकि टाइम रेस टू 0 था, एंड देन वैल्यू पुट करके आंसर। पुराना सिस्टम ऊपर आ जाता है, नया सिस्टम नीचे आ जाता है। क्लियर बच्चों? वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है जैसे मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम, in a new system the unit of mass is a kg, unit of length is b meter and unit of time is c second. The value of 1 joule in this system is, इस सिस्टम में 1 जूल का यूनिट कितना होगा। अगेन क्योंकि नया सिस्टम पुराने सिस्टम की बात हो रही है, यानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट का फॉर्मूला है, और स्टेप्स फिर से फॉलो करेंगे। जैसे ही कन्वर्जन ऑफ यूनिट का क्वेश्चन हमें समझ गया, हम क्या करेंगे, n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। क्लियर है बच्चों? फिर हम क्या करते हैं, अगला स्टेप, हम फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया है हमको, इनडायरेक्टली दिया है यूनिट कि 1 जूल बताओ नए सिस्टम में कितना होगा। अब जूल देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, जूल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन होता है, किसी का भी मान लो। सपोज मैं एनर्जी मुझे क्लिक हुआ सबसे पहले एग्जाम में, एनर्जी में कौन सी एनर्जी, कोई भी टाइप की एनर्जी आप ले लो, सभी एनर्जी का यूनिट जूल होता है। तो एनर्जी में भी मुझे सबसे जो मुझे प्यारी है जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। हाफ mv²। यहाँ पे बच्चों देखो हाफ जो है क्या है, कांस्टेंट टर्म, उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। फिर क्या बचा, मास। मास का यूनिट क्या होता है, kg। और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, बट वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक आ गए। अगला स्टेप क्या करते हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला, m⁻⁴ l⁻² और t⁻², सेकेंड डिनोमिनेटर में -2। ये लिख लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप, ठीक बच्चों यहाँ तक। अब क्या करते हैं, फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n2। तो n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n1 u1 डिवाइडेड बाय u2। क्लियर है यहाँ तक? n1 की वैल्यू ध्यान से देखो, पुराने सिस्टम में कितना था, 1 जूल, तो n1 की जगह क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, 3 ब्रैकेट बनाने होंगे, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट फॉर लेंथ, थर्ड ब्रैकेट फॉर टाइम। हमारी फिजिकल क्वांटिटी में m⁻⁴ था इसलिए पहला ब्रैकेट ⁻⁴, फिजिकल क्वांटिटी में l² था इसलिए सेकेंड ब्रैकेट ⁻², और थर्ड ब्रैकेट भी ⁻²। ऊपर है पुराना सिस्टम, पुराने सिस्टम में 1 kg था, और नए सिस्टम में यूनिट ऑफ मास क्या बोला है, a kg, तो यहाँ आ जाएगा a kg। पुराने सिस्टम में मीटर था, 1 मीटर लेंथ, नए सिस्टम में b मीटर है इसलिए यहाँ आ जाएगा b मीटर। पुराने सिस्टम में टाइम था 1 सेकेंड, नए सिस्टम में टाइम है c सेकेंड। kg से kg मर गया, मीटर ने मीटर को मार दिया, सेकेंड ने सेकेंड को मार दिया। तो n2 इज इक्वल्स टू क्या बचा, 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए मैं कॉमन ब्रैकेट बना रहा हूँ, 1/a⁻1, 1/b⁻², और इसको मैं ऊपर ले गया और c⁻2 लिख दिया। फाइनली मैं कंबाइन करूँगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, c² डिवाइडेड बाय ab²। सो दिस शुड बी माय फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। दिख रहा है आप सबको, ऑप्शन ए दिख गया सबको, c² डिवाइड बाय ab²। क्लियर है बच्चों? ये हो गया आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बहुत सिंपल, वेरी गुड। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, चलो देखते हैं। द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स में डिपेंड अपॉन, यहाँ पे वेलोसिटी है और वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है, ध्यान से देखो, देयर वेवलेंथ लैम्डा
द डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, यानी वाटर वेव की वेलोसिटी इन 3 टर्म्स वेवलेंथ, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड कर रही है. Then we have to find the relation between these quantities by the method of dimensions. By using method of dimensions, we have to basically derive the formula. हमको ऐसा फॉर्मूला डिराइव करना है जो कि वेलोसिटी, वेवलेंथ, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कनेक्ट कर सके. अब देखो बच्चों, हमको दिया है वेलोसिटी इन 3 टर्म्स पे डिपेंड कर रही है, तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. मुझे नहीं पता है कि डायरेक्टली है, इन्वर्सली है, लेमडा है, लेमडा स्क्वायर है, लेमडा क्यूब है, लेमडा -2 है, लेमडा -1 है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने अज्यूम कर लिया लेट दिस बी एज लेमडा रेज टू ए. अगला टर्म डेंसिटी पे, तो रो रेज टू बी मुझे नहीं पता था, और लास्ट वाला ग्रेविटी रेज टू मैंने लिख लिया सी. प्रोपोर्शनली साइन है, प्रोपोर्शनली साइन हटा के मैं कोई भी एक कांस्टेंट ले सकता हूँ. सपोज कांस्टेंट के है जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, तो v इज इक्वल्स टू के लेमडा रेस टू ए रो रेस टू बी जी रेस टू सी. समझ गए बच्चों यहाँ तक? अब हमको a, b और c ये हमारा टारगेट है कि वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c. जैसे ही a, b, c की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा. अच्छा, अब क्या प्रोसीजर है? LHS में देखो बच्चों वेलोसिटी है. वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. इसको अलग से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. मीटर पर सेकेंड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. मास नहीं है इसलिए m रेस टू 0, l रेस टू 1 और टाइम डिनोमिनेटर में तो t रेस टू -1. वेरी गुड. अगला टर्म RHS में k है, k तो कांस्टेंट टर्म है, उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा. अगला क्या है? लेमडा. लेमडा क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन वन ऑसिलेशन. तो क्योंकि यह डिस्टेंस बताता है, यानी इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा बच्चों मीटर, और मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो बोलो बोलो, m रेस टू 0, l रेस टू 1, t रेस टू 0. जो रेस टू 0 है वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. अगला क्या है? डेंसिटी. डेंसिटी हमने पिछली बार ही लिखा था, पिछले क्वेश्चन में. डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. मास का यूनिट होता है kg, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब. तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m रेस टू 1, l रेस टू -3, t रेस टू 0. लास्ट क्या बचा? ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन है. यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सबके यूनिट आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए एकदम. नींद में से उठा के भी कोई पूछे तो आपको आना चाहिए. मास नहीं है, m रेस टू 0, l रेस टू 1, t रेस टू -2. सबके डायमेंशन फॉर्मूले मैंने लिख लिए. ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखो, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और जो रेस टू 0 है मैं वो नहीं लिख रहा हूँ. तो l रेस टू 1, t रेस टू -1 ये आ गया वेलोसिटी की जगह. k कांस्टेंट है, में डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आएगा. ये आ जाएगा l रेस टू 1 लेमडा का. अगला क्या है? रो. रो यानी m रेस टू 1 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, l रेस टू -3, t रेस टू 0 नहीं लिख रहा हूँ. और फाइनली मेरे पास क्या बचा है? ग्रेविटी. थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, जगह कम पड़ गई है. l रेस टू 1, t रेस टू -2. क्लियर बच्चों? अब मुझे क्या करना है? देखो, लेमडा रेस टू a था, तो पहला वाला ब्रैकेट लेमडा का था, ये रेस टू a कर दिया. दूसरा वाला ब्रैकेट रो का था, और थर्ड वाला ब्रैकेट रेस टू c ग्रेविटी का था. ठीक है, अब क्या करेंगे? LHS में देखो मास नहीं दिया है. मास नहीं दिया मतलब सबसे पहले मैं मास के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर रहा हूँ, m को, कैपिटल M को. LHS में m का पावर कुछ नहीं है, मतलब 0 है. RHS में m का पावर कितना दिख रहा है? ध्यान से देखो, 1 इंटू बी. सिर्फ एक ही टर्म में है मास, 1 इंटू बी. मतलब मुझे यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों? 0. अगला लेंथ के कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं. LHS में लेंथ का कोएफिशिएंट क्या है? 1. RHS में लेंथ का देखो, ये हो जाएगा 1 इंटू a, यानी a. यहाँ हो जाएगा -3 इंटू बी, और क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, यानी उसके पावर ऐड हो जाएंगे, -3b. और लास्ट वाला क्या होगा? 1 इंटू सी, तो +c.
अब बट मुझे पता है फर्स्ट वाले से b का वैल्यू 0 है, तो ये पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा, यानी 1 इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, a प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, टाइम के कोइफिशिएंट इक्वेट कर रहा हूँ। LHS में टाइम का कोइफिशिएंट क्या है, -1। RHS में बच्चों टाइम लास्ट वाले में है -2 इंटू सी, -2c। और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि c की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। वेरी गुड, c की वैल्यू 1/2 आ गई। अगर मैं यहाँ c की वैल्यू 1/2 डाल देता हूँ तो a क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 1/2। समझ में आ गया। देयरफॉर फाइनल आंसर, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो टिक लगा है ना, इसमें वैल्यू पुट करना है हमको। v इज इक्वल्स टू k एज इट इज, लेमडा रेस टू a का वैल्यू क्या आया, 1/2। रो b रेस टू क्या आया, 0। g c रेस टू क्या है, 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, k टाइम्स अंडर रूट क्यों, क्योंकि रेस टू हाफ था, लेमडा रेस टू 0 1 हो जाएगा, सॉरी जी रो रेस टू 0 1 हो जाएगा, बचा क्या, लेमडा इंटू जी। सो वेलोसिटी इस प्रकार डिपेंड कर रही है प्यारे बच्चों। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके।